रिलेटेड, लाइक टीबीआई इसको कहते हैं, ट्रॉमेटिक ब्रेन इंजरी, है ना, डिफिनेशन में रीजनल इंजरीज की ट्रॉमेटिक ब्रेन इंजरी। अब ट्रामा से रिलेटेड है, ब्रेन इंजरी हो रही, यानी कोई एक्सटर्नल फोर्स है, एक्सटर्नल ट्रामा है जिसकी वजह से ब्रेन में कोई स्ट्रक्चरल इंजरी हो जाए, यानी ब्रेन की जो साफ्ट है, आप साफ्ट ही उसको कह लीजिए, या ब्रेन का जो स्ट्रक्चर है, इंटरनल ब्रेन, उसमें कोई इंजरी हो जाए, या तो एक्सटर्नल फोर्स के नतीजे में जो ब्रेन का फिजियोलॉजिकल फंक्शन है वो डिटोरिएट हो जाए, वो काम करना बंद कर दे, या वो सही से काम ना कर सके ड्यू टू एन एक्सटर्नल फोर्स, तो उसको हम कहते हैं ट्रॉमेटिक ब्रेन इंजरी, टीबीआई, है ना। ट्रॉमेटिकली इंड्यूस्ड स्ट्रक्चरल इंजरी और फिजियोलॉजिकल डिसरप्शन ऑफ ब्रेन फंक्शंस एज ए रिजल्ट ऑफ एन एक्सटर्नल, एक्सटर्नल फोर्स लगना चाहिए, तब हम इसको कहेंगे ट्रॉमेटिक ब्रेन इंजरी। सेकंड है क्लोज्ड हेड इंजरी। अब यहाँ पे चोट तो लग रही है, लेकिन जो स्कल है, स्कल पे कोई फ्रैक्चर नहीं है ना, डैमेज टू द ब्रेन विदाउट एनी फ्रैक्चर ऑफ द स्कल। या दूसरी चीज ये कि अगर फ्रैक्चर हो भी रहा है तो ड्यूरा मैटर को पेनिट्रेट ना कर रहा हो, ड्यूरा मैटर इंटैक्ट है। और आमतौर से जो क्लोज्ड हेड इंजरी हो रही है, दे आर मोस्टली ड्यू टू ब्लंट ट्रामा। क्लोज्ड हेड इंजरी जो हो रही है वो ड्यू टू ब्लंट ट्रामा, और यूजुअली इसमें जो होता है स्कल का फ्रैक्चर वो एब्सेंट होता है, और अगर थोड़ा बहुत लीनियर फ्रैक्चर है भी तो जो ड्यूरा मैटर है वो इंटैक्ट होती है, उसमें कोई टीयर नहीं होता है। ठीक, तो ये क्लोज्ड हेड इंजरी होगी। इसके बाद ओपन हेड इंजरी, यानी जो क्रेनियन वाल्ट है, जिसको हम खोपड़ी कहते हैं, क्रेनियम, वहां पे फ्रैक्चर हो जाए, वो इंटैक्ट ना रहे, उसमें कोई ओपनिंग मिल जाए आपको, है ना, और उसके बाद वहां से क्रेनियल बोन्स के जरिए पूरा जो ब्रेन का मैटर है वो एक्सपोज हो जाए, तो उसको हम ओपन हेड इंजरी कहते हैं। फिर एक चीज आती है मिसाइल इंजरी, यानी इंजरी प्रोड्यूस बाय मूविंग ऑब्जेक्ट स्ट्राइकिंग क्रेनियम। अब देखिए क्रेनियम क्या है, वही खोपड़ी जिसको हम कहते हैं, क्रेनियल वाल्ट कह लीजिए, क्रेनियम कह लीजिए, स्कल कह लीजिए, सेम चीज है। तो अगर स्कल में कोई इंजरी हो रही है किसकी वजह से, ड्यू टू ए मूविंग ऑब्जेक्ट, ड्यू टू ए मूविंग, उस मूविंग ऑब्जेक्ट जब वो स्ट्राइक करता है, उससे टकराता है, तो उसके नतीजे में जो इंजरी प्रोड्यूस करेगा, तो उसको हम मिसाइल इंजरी कहते हैं। अब मिसाइल सिर्फ मिसाइल नहीं है कि मिसाइल से लगेगी तभी वो इंजरी होगी, नहीं। मिसाइल का मतलब ये होता है कि कोई मूविंग ऑब्जेक्ट होना चाहिए, है ना। तो आमतौर से जो मिसाइल इंजरी होती है, मोस्टली जो होती है वो कैसे होती है, ड्यू टू बुलेट इंजरी, ये कॉमन है थोड़ा सा, है ना। तो बुलेट की इंजरी अगर हेड पे हो रही है तो उसको हम मिसाइल इंजरी कहते हैं, क्यों, क्योंकि बुलेट क्या मूविंग ऑब्जेक्ट है ना। तो ये तीन चार बेसिक डिफिनेशन थी रीजनल इंजरीज में हेड से रिलेटेड। अब इसको जब हम एज ए इंजरी पढ़ते हैं ना, तो इसको हम पढ़ते हैं क्रेनियो सेरेब्रल इंजरीज। क्रेनियो सेरेब्रल इंजरीज क्यों कहते हैं, क्योंकि इसमें क्रेनियम को भी हमें इंक्लूड करना है और सेरेब्रम को, यानी ब्रेन को भी इंक्लूड करना होता है, दोनों को, तो इसलिए पूरा टर्म आ गया क्रेनियो सेरेब्रल इंजरीज। तो स्कल और ब्रेन दोनों को ही होता। अब मान लीजिए ये क्रेनियो सेरेब्रल इंजरीज जो है, ये इसको फर्दर हम जो है दो तरीके से इसको कैटेगराइज करेंगे, यानी स्कल और ब्रेन। इसको जब इसकी इंजरीज को हम कैटेगराइज करते हैं तो दो तरीके से, या तो फोकल होगा या डिफ्यूज होगा, फोकल और डिफ्यूज। फोकल का मतलब लोकलाइज्ड, है ना, कहीं एक जगह पे चोट लगी है उसका निशान देखने को मिल रहा है। डिफ्यूज का मतलब ये होता है कि पूरा क्रेनियम, या यूं कह लीजिए कि पूरा ब्रेन इन्वॉल्व हो जाए, पूरा ब्रेन इन्वॉल्व हो, वाइड स्प्रेड जिसको हम कहते हैं ना। तो इस तरीके से अब मान लीजिए फोकल इंजरी, फोकल हेड इंजरी या फोकल क्रेनियो सेरेब्रल इंजरी के कुछ एग्जांपल्स अगर आपको याद हो, लाइक स्काल्प पे लेसरेशन है, स्कल का फ्रैक्चर है, कंट्यूजन हो रहा है ना, या कहीं पे एक लोकलाइज्ड हिमेटोमा बन गया है, लोकलाइज्ड हिमेटोमा, तो ये फोकल इंजरीज है। डिफ्यूज इंजरीज में क्या आती है, इस्चेमिक इंजरीज है, वास्कुलर इंजरीज है, ब्रेन की जनरलाइज ब्रेन की स्वेलिंग हो गई हो, या एक्सोनल इंजरीज हो गई हो, तो ये सारे के सारे जो होते हैं डिफ्यूज में आते हैं। अब इसमें एक इंपॉर्टेंट चीज है सॉफ्ट टिश्यू इंजरी ना, सॉफ्ट टिश्यू इंजरी। अब मान लीजिए कहीं पे कोई, किसी को चोट लग रही है, कोई गिर गया ऊपर से, एक हाइट से कोई फॉल कर गया, है ना, या किसी शार्प कटिंग इंस्ट्रूमेंट है उससे चोट लगी, कहाँ पे, स्काल्प पे। तो अब उसको फर्दर जब हम इस स्काल्प क्या सॉफ्ट टिश्यू है ना, स्किन है, सबक्यूटेनियस टिश्यूज है वहां पे।
तो उसमें जो चोट आती है वो तीन तरीके से आती है, या तो एब्रेजन होगा, या कंट्यूजन होगा, या फिर लेसरेशन। और चौथा, अगर बहुत शार्प ऑब्जेक्ट है तो इंसाइज्ड वुंड्स भी हो सकते हैं, जिसमें क्लीन कट मार्जिन होते हैं। ये चारों ही हमने जो है, एब्रेजन, कंट्यूजन, लेसरेशन या इंसाइज्ड वुंड, इसको हम पहले पढ़ चुके हैं, है ना। तो इसी के साथ साथ इसमें एक चीज और होती है, जब सॉफ्ट टिश्यूज इंजरी होती है तो ब्लड क्या करता है, एक्यूमुलेट होता है कहीं ना कहीं। ब्लड क्या करता है, जहां पे उसे स्पेस मिलता है वहां पे ब्लड एक्यूमुलेट होने की कोशिश करता है, जमा होने की कोशिश करता है। मान लीजिए कोई वेन है या कोई आर्टरी है, वो डिसरप्ट हो गई किसी ब्लंट ट्रॉमा इंजरी के नतीजे में, स्काल्प पे इंजरी लगी, मान लीजिए सामने की तरफ, है ना, एंटीरियर स्काल्प पे इंजरी आई, ब्लंट ट्रॉमा इंजरी हुई। अब वहां पे चोट तो लगी, लेकिन फ्रैक्चर नहीं हुआ। फ्रैक्चर नहीं हुआ, लेकिन जो आर्टरी थी या जो वेनस वहां पे पूरा ट्री था, वो उसमें चोट लग गई और रप्चर हो गया। वेन्स कोई रप्चर हो गई, ब्रिजिंग वेन्स है या कोई आर्टेरियोल है, वो रप्चर हो गई, तो ब्लड क्या करेगा, ब्लड जो है along विथ ग्रेविटी, वो जहां पे उसे स्पेस मिलेगा वहां पे एक्यूमुलेट होने का कोशिश करता है। और इसके नतीजे में एक चीज बहुत इंपॉर्टेंट जिसको हम लोग पढ़ते रहते हैं, पंडा आइज या ब्लैक आइज, जिसको हम पेरी आर्बाइटल हिमेटोमा कहते हैं। पेरी आर्बाइटल हिमेटोमा यानी इफ्यूजन ऑफ ब्लड ओवर द टॉप ऑफ द हेड और फोरहेड। अब यहाँ पे अगर इफ्यूजन हो रहा है फोरहेड पे या सामने की तरफ अगर इफ्यूजन हो रहा है, तो कहाँ पे जाएगा, जो लूज टिश्यूज है जहाँ पे स्पेस है वहां पे वो अलोंग विद ग्रेविटी ब्लड एक्यूमुलेट होना शुरू हो जाता है, जिसको हम कहते हैं पेरी आर्बाइटल हिमेटोमा या ब्लैक आइज। फर्दर इसको और बहुत सारे नामों से जाना जाता है, स्पेक्टेकल हिमेटोमा, क्योंकि ये जो ना दोनों अपर और लोअर आईलिड के बीच में ये एक पूरा ब्लूइश या पर्पलिश कलर का डिस्कलरेशन वहां पे देखने को मिलता है। ब्लैक आइज भी कहते हैं, रैकून आइज या पंडा साइन, ये चार इसके क्या सिनोनिम्स है। बेसिकली ये कुछ इस तरीके का होता है। अब मान लीजिए इसके रीजन क्या है, ब्लैक आइज का काज क्या है, रीजन क्या है, तो सबसे कॉमन काज जो होता है लोकल वायलेंस यानी डायरेक्ट ट्रामा। डायरेक्ट इंजरी कहाँ पे हो रही है, आइज पे। आइज पे ही किसी ने क्लोज फिस्ट से इंजरी पहुंचा दी आइज पे, तो एक तो डायरेक्ट ट्रामा हो गया या डायरेक्ट वायलेंस जिसको हम कहते हैं। उसके नतीजे में ये पूरा जो पेरी आर्बाइटल एरिया है यहाँ पे ब्लड एक्यूमुलेट हो जाएगा, और वो along द कोर्स ऑफ द इंजरी उसका कलर चेंज होता रहता है, इसलिए कभी ब्लैक आई हो गया, कभी पैंडा साइन, कभी रैक्यून, क्योंकि ब्लैक ब्लूइश इस तरीके से इसका कलर जो है वो चेंज होता रहता है ना। तो डायरेक्ट वायलेंस हो गया, एक तो मोस्ट कॉमन काज यही है, ये टू डायरेक्ट वायलेंस या लोकल वायलेंस। वहां पे सबकुटेनियस टिश्यूज में ब्लड जमा होना शुरू हो जाता है along विद द आईलिड्स, है ना। इसके अलावा मान लीजिए कि ये जो एंटीरियर पार्ट ऑफ द स्काल्प या जिसको हम फोरहेड कहते हैं, ये फोरहेड है, यहाँ पे इंजरी हो जाए, फोरहेड पे इंजरी हो जाए, डायरेक्ट ब्लो लग गया स्कल पे, फोरहेड पे इंजरी हो गई, यहाँ पे ये जो ब्लड वेसल है, ये आपको दिख रही, ये रप्चर हो जाए, तो यहाँ से जो ब्लड निकलेगा वो along द ग्रेविटी वो कहाँ पे आएगा, इन्हीं लूज कनेक्टिव टिश्यूज में आके जमा होना शुरू हो जाएगा। ये दूसरा काज है, फोरहेड पे चोट लगी लेकिन ब्लड कहाँ पे एक्यूमुलेट हो रहा है, अराउंड द आईज, अराउंड द आईज, अपर और लोअर आईलिड्स के मार्जिन को पूरा वो गोलाई में वहां पे ब्लड एक्यूमुलेट होना शुरू हो जाता है। तो एक तो ये रीजन हो गया। तीसरा रीजन क्या हो सकता है, जो फ्रंटल बोन का आर्बाइटल प्लेट है, फ्रंटल बोन का जो ये आर्बाइटल प्लेट है, इनका फ्रैक्चर हो जाए। आर्बाइटल बोन ऑफ प्लेट ऑफ फ्रंटल बोन, इसका फ्रैक्चर हो जाए, तो इसके नतीजे में जाहिर सी बात है अगर बोन का फ्रैक्चर हो रहा है तो हेमरेज होगा। हेमरेज होगा तो जो वो आर्बिट्स हैं, आर्बिट है वहां पे ब्लड एक्यूमुलेट होना शुरू हो जाएगा, तो अराउंड द कंजक्टाइवा वो एक ट्रायंगुलर या फ्लेम शेप्ड अपीयरेंस लेके आता है, जिसको हम पेंडासाइन या रेक्यूनाइज कहते हैं ना। तो ये बेसिकली तीन तरीके का ये इसका रीजन है या काज है जिसकी वजह से ब्लैक आइज या स्पेक्टेकल हेमाटोमा ये डेवलप होता है, पेरिआर्बाइटल हेमाटोमा, है ना। और आमतौर से अगर जैसे क्वेश्चन में क्या पूछते हैं, ये सारे काज हो सकता है ना पूछे, क्वेश्चन में ये पूछते हैं कि ब्लैक आइज किसके फ्रैक्चर के नतीजे में देखने को मिलती है, कि ब्लैक आइज या कोई सा भी एक नाम ले लीजिए, पेंडासाइन किस बोन के फ्रैक्चर के नतीजे में देखने को मिलती है। तो अगर इस तरीके का क्वेश्चन है तो यूजुअली इट इज सीन इन एंटीरियर क्रेनियल फोसा फ्रैक्चर।
एंटीरियर क्रेनियल फोसा फ्रैक्चर में ब्लैक आइज देखने को मिलती है, ब्लैक आइज देखने को मिल रही है ना। तो ये पेरियार्बाइटल हेमाटोमा, या इसके कुछ सिनोनिम्स थे और इसका काज था। और ये चीज जरूर, ये लाइन जरूर याद रखिएगा, एंटीरियर क्रेनियल फोसा के फ्रैक्चर में ब्लैक आइज डेवलप होती हैं। ब्लैक आइज, स्पेक्टेकल हेमाटोमा, रैकून आइज या पंडस आइज। ठीक। अब इसके बाद आइए स्कल के फ्रैक्चर्स। स्कल में बहुत सारे फ्रैक्चर्स है, इसकी जो क्लासिफिकेशन की गई है, टोटल जो है 10 टाइप्स के इसके फ्रैक्चर्स होते हैं, स्कल के फ्रैक्चर्स। और आमतौर से स्कल फ्रैक्चर्स का जो मोस्ट कॉमन काज है, या तो मोटर व्हीकल एक्सीडेंट या फॉल फ्रॉम हाइट। ये दो सबसे इंपॉर्टेंट काज है स्कल फ्रैक्चर्स के डेवलप होने का। मोस्ट कॉमन काज ऑफ स्कल फ्रैक्चर्स आर मोटर व्हीकल एक्सीडेंट्स एंड फॉल फ्रॉम हाइट। ये दो सबसे इंपॉर्टेंट काज है ना। अब इसकी टाइप्स देखिएगा। तो पहला जो है लीनियर या फिशर फ्रैक्चर। लीनियर या फिशर फ्रैक्चर। अब ये जो लीनियर या फिशर फ्रैक्चर, ये एक तरीके से कह लीजिए कि लीनियर क्रैक्स होते हैं। लीनियर क्रैक्स होते हैं जो बेस ऑफ द स्कल है, वहां पे वो पास होते रहते हैं अक्रॉस द बेस ऑफ द स्कल। एक तरीके से यूं कह लीजिए कि बस इस तरीके से क्रैक्स हमें देखने को मिलेगा स्कल पे, तो उसको फिशर फ्रैक्चर या हम लीनियर फ्रैक्चर कहते हैं। बाकी जो ये सिर्फ एक क्रैक बनता है, जो फ्रेगमेंट्स होते हैं वो अपनी जगह पे इंटैक्ट होते हैं, यानी स्कल जो है वो अपनी जगह पे इंटैक्ट होगा, उसकी जो बोन होगी उसका डिस्प्लेसमेंट हमें देखने को नहीं मिलता, बस एक छोटा सा क्रैक या यूं कह लीजिए कि अ, हल्का सा फिशर या जगह उस पे देखने को मिलेगी एक लीनियर वे में। तो उसको हमने कह दिया कि ये फिशर फ्रैक्चर है, ये लीनियर फ्रैक्चर है ना। अब ये भी हो सकता है कि ये जो फ्रैक्चर हो, जितनी जो क्रेनियम है या जो स्कल है उसकी जो पूरी थिकनेस है उसकी बोन की, उस पूरे को इन्वॉल्व कर ले। या फिर कभी कभी ये भी होता है कि आउटर टेबल को ही इन्वॉल्व कर ले या इनर टेबल को ही इन्वॉल्व कर ले ये फ्रैक्चर। तो अलग अलग तरीके से ये हो सकता है लीनियर या फिशर फ्रैक्चर। सेकेंड चीज जो होती है इसमें, इंपॉर्टेंट चीज ये है कि जो बोन फ्रेगमेंट्स हैं, यानी जो खोपड़ी का हिस्सा है वो अपनी जगह पे इंटैक्ट रहता है। बोन फ्रेगमेंट्स का डिस्प्लेसमेंट हमें देखने को नहीं मिलता, ना ही उसका डिप्रेशन हमें देखने को मिलता है। यानी अगर मान लीजिए चोट लगी है कहीं पे, बहुत हैवी ऑब्जेक्ट है उससे, तो अक्सर हमने देखा है कि वहां पे छोटा सा डिप्रेशन देखने को मिलता है कि गड्ढा पड़ गया, है ना, या जो बोन है वो अपनी जगह से डिस्प्लेस हो गई, हट गई। लेकिन लीनियर या फिशर फ्रैक्चर में ऐसा देखने को नहीं मिलता, वहां पे डिप्रेशन ये ऑफ द बोन या डिस्प्लेसमेंट ऑफ द बोन हमें देखने को नहीं मिलता, ना ही बोनी फ्रेगमेंट्स वहां पे आपको देखने को मिलेंगे। तो ये एक बेसिक सा सिंपल सा फ्रैक्चर होता है। अब यहाँ पे ये मान लीजिए स्कल है, तो कई तरीके की इसमें फ्रैक्चर है। पहला फ्रैक्चर ये देखिए, ये जो चल रहा है लॉन्ग द लाइन, है ना, या यूं कह लीजिए ये, तो ये क्या है, इट इज अ लीनियर फ्रैक्चर। यहाँ पे जो बोनी पार्ट है वो अपनी जगह पे इंटैक्ट, बोनी पार्ट जो अपनी जगह पे इंटैक्ट है, तो लीनियर फ्रैक्चर हो गया। यहाँ पे ना ही कोई डिप्रेशन देखने को मिल रहा है, ना ही कोई डिस्प्लेसमेंट देखने को मिल रहा है। सेकेंड चीज जो इंपॉर्टेंट है, डिप्रेस्ड फ्रैक्चर। डिप्रेस्ड फ्रैक्चर यानी कि जो फ्रैक्चर्ड बोन है, जो फ्रैक्चर्ड बोन है वो अपनी जगह पे थोड़ा सा वो डिस्प्लेस हो जाए या अंदर की तरफ वो धंस जाए, इनवर्ट्स अंदर की तरफ वो क्या करे, धंस जाए, तो उसको हम डिप्रेस्ड फ्रैक्चर कहते हैं। अब डिप्रेस्ड फ्रैक्चर को और भी बहुत सारे नाम है, इसका एक बहुत स्पेसिफिक नाम है जिसको हम कहते हैं सिग्नेचर फ्रैक्चर। बेसिकली इसकी वजह है सिग्नेचर फ्रैक्चर, इसको क्यों कहते हैं, क्योंकि मोस्टली जब डिप्रेशन होगा तो जाहिर सी बात है कि जो वेपन होगा, जिस शेप में उसकी जो शेप होती है, उसी शेप का वहां पे डिप्रेशन भी देखने को मिलेगा क्रेनियल वाल्ट पे या क्रेनियम पे, है ना, खोपड़ी पे। हमें जिस वेपन से चोट लग रही है, जो उसकी शेप है, वही शेप वहां पे आपको डिप्रेशन की शक्ल में देखने को मिलेगी। अब ये वाला एरिया है, यहाँ पे देखिए, एक तो फ्रेगमेंटेशन भी बोन्स का देखने को मिल रहा है, और नॉर्मल जो क्रेनियम होना चाहिए था इस तरीके से, वहां से पोर्शन क्या थोड़ा सा अंदर की तरफ वो धस गया है, डिप्रेस हो गया। तो ये जो फ्रैक्चर है, ये डिप्रेस्ड फ्रैक्चर है, और इसको हम सिग्नेचर फ्रैक्चर इसलिए कहते हैं। सिग्नेचर किस लिए की जाती है, ताकि आइडेंटिटी हो सके ना। तो डिप्रेस्ड फ्रैक्चर में जो वेपन होता है उसकी आइडेंटिटी हो जाती है एक हद तक, तो इसलिए इसको सिग्नेचर फ्रैक्चर या फ्रैक्चर आ ला सिग्नेचर।
यानी डिप्रेस्ड फ्रैक्चर में कहने का मतलब ये है कि जो बोन है वो अपनी जगह से हट के अंदर की तरफ धंस जाएगी, थोड़ा सा डिप्रेशन आपको देखने को मिलेगा ना। तो वो डिप्रेस्ड फ्रैक्चर हो गया, उसको सिग्नेचर फ्रैक्चर या और दूसरे नाम से। अब इसकी जो है क्लासिफिकेशन करिए, तो दो तरीके से इसको कहते हैं डिप्रेशन के ही फ्रैक्चर में। एक तो एलिवेटेड फ्रैक्चर होता है, एक होता है पॉन्ड आर इंडेंटेड फ्रैक्चर। ये दोनों सब टाइप है किसकी, डिप्रेस्ड फ्रैक्चर्स की। एलिवेटेड फ्रैक्चर क्या होता है, अब यहाँ पे मान लीजिए चोट लग रही है, नॉर्मल क्या है, इस तरीके से सपोज दैट, है ना सब। यार ये खोपड़ी नहीं बन पाई मुझे। चलिए ठीक है, मान लीजिए ये क्रेनियल वाल्व है ना, ये तो नॉर्मल है। अब अगर डिप्रेस्ड फ्रैक्चर होता, कहीं पे मान लीजिए हथौड़े से चोट लग रही है, तो ये हिस्सा क्या करेगा, थोड़ा सा डिप्रेस होना चाहिए। अब ये हिस्सा थोड़ा सा डिप्रेस हो गया है ना, तो ये डिप्रेस्ड फ्रैक्चर है नॉर्मल। लेकिन एलिवेटेड फ्रैक्चर हम क्यों करते, क्योंकि हथौड़े से जब यहाँ पे चोट लग रही है, तो इसके जस्ट अपोजिट वाला पार्ट ये थोड़ा सा ऊपर की तरफ चला जाएगा, ये थोड़ा सा ऊपर की तरफ चला जाएगा और ये अंदर की तरफ धंस जाएगा। तो इसलिए इसको डिप्रेस्ड फ्रैक्चर में एक टर्म और दे दिया गया, एलिवेटेड फ्रैक्चर का, एलिवेटेड फ्रैक्चर का। यानी एक एंड जो होगा वो एलिवेट कर जाएगा, जो नॉर्मल सरफेस है स्कल का उससे थोड़ा सा ऊपर की तरफ उसका एलिवेशन हमें देखने को मिलेगा एक फ्रेगमेंट का, और दूसरा फ्रेगमेंट क्या होगा, वो डिप्रेस्ड मिलेगा। तो एक तो एलिवेटेड फ्रैक्चर हो गया। सेकेंड चीज क्या है, पॉन्ड आर इंडेंटेड फ्रैक्चर। अब ये जो पॉन्ड आर इंडेंटेड फ्रैक्चर है, यूजुअली जो होता है ये इन्फेंट्स में मिलता है, या छोटे बच्चों में देखने को हमें ज्यादा मिलता है ना। क्योंकि जो इन्फेंट्स का स्कल होता है उसमें इलास्टिसिटी बहुत ज्यादा होती है ना। अप टू 4 इयर्स ऑफ एज जो स्कल बोन होती है वो उसमें इलास्टिसिटी बहुत ज्यादा होती है। तो ऐसे नतीजे में अगर मान लीजिए कोई ब्लंट फोर्स लग रहा है स्कल पे, तो बजाय वहां पे क्रैक्स पड़ने के, फ्रैक्चर होने के, जो बोन होती है वो क्या करती है, वो टोटली अंदर की तरफ धंस जाती है। तो लाइक पिंग पोंग बॉल, जो प्लास्टिक की बॉल होती है ना, जो टेबल टेनिस हम लोग खेलते हैं, तो उसमें अगर थोड़ा सा आप डिप्रेस करिए एक जगह से, प्लास्टिक की कोई सी बॉल ले लीजिए, उसको देखिए, तो वो क्या होता है, थोड़ी सी डिप्रेस हो जाती है, तो एक स्पेसिफिक टाइप का उस पर पैटर्न बन जाता है, जस्ट लाइक दिस, है ना। तो अब ये जो है, इसको हम कहेंगे, यूजुअली 4 साल से कम उम्र के बच्चों में इस तरीके का फ्रैक्चर बहुत कॉमन है। अगर कोई हार्ड ऑब्जेक्ट है, ब्लंट ट्रामा इंजरी हो रही है उससे, तो जो जैसा शेप होगा उस ऑब्जेक्ट का, वैसे ही उसकी खोपड़ी में डिप्रेशन भी देखने को हमें मिलेगा। तो उसको हम पॉन्ड या इंडेंटेड फ्रैक्चर कहते हैं, पॉन्ड या इंडेंटेड फ्रैक्चर। और इसी का दूसरा नाम है पिंग पोंग फ्रैक्चर। इसी को हम क्या कहते हैं, पिंग पोंग फ्रैक्चर भी कहते हैं, इसका दूसरा नाम है। ठीक। इसके बाद एक थर्ड है कम्युन्यूटेड फ्रैक्चर। कम्युन्यूटेड फ्रैक्चर, या इसी को आप दूसरा नाम ले लीजिए स्पाइडर वेब। बस इनके नाम जरूर याद रखिएगा, जो इसका दूसरा सिनोनिम्स है, या मोजाइक फ्रैक्चर। ठीक, इसको मोजाइक फ्रैक्चर या स्पाइडर वेब भी कहते हैं। अब यहाँ पे मान लीजिए कोई एरिया है, स्काल्प का कोई एरिया है जहाँ पे इस तरीके से फ्रैक्चर हो, तो मल्टीपुल लीनियर फ्रैक्चर वहां पे आपको एक साथ देखने को मिले। मल्टीपुल लीनियर फ्रैक्चर, एक दो नहीं, कई फ्रैक्चर इस तरीके से, ऐसे हो गया, ऐसे हो गया, ऐसे, है ना, एक ही जगह पे। अगर मल्टीपल लीनियर फ्रैक्चर हमें देखने को मिल रहे हैं, तो उसको हम कहते हैं कम्युन्यूटेड फ्रैक्चर। अब आमतौर से ये जो फ्रैक्चर्स होते हैं, इसमें जो स्कल की बोन होती है उसके मल्टीपल पीसेस हो जाते हैं, और मल्टीपल पीसेस जरूर होते हैं, बट वो अपनी जगह से डिस्प्लेस नहीं होते, बल्कि वो कई सेगमेंट्स में डिवाइड हो जाते हैं ड्यू टू मल्टीपल लीनियर फ्रैक्चर। अलग अलग फ्रैक्चर लाइंस डेवलप हो जाती है उसके नतीजे में। यहाँ पे ये वाला एरिया देखिएगा, यहाँ पे बहुत सारी लाइन हमें देखने को मिल रही है। तो क्या हुआ कि जो एरिया था वो बट गया कई हिस्सों में ड्यू टू मल्टीपल फ्रैक्चर लाइंस। तो इसको हम कम्युन्यूटेड फ्रैक्चर या स्पाइडर वेब या मोजाइक फ्रैक्चर भी कहते हैं। यूजुअली ये, अगर मान लीजिए बहुत हाइट से कोई गिर गया हो, या वेहिकुलर एक्सीडेंट हो गया हो ना, या ऐसा कोई ऑब्जेक्ट हो जिसका स्ट्राइकिंग फोर्स बहुत बड़ा हो, जैसे हैमर है तो उसका स्ट्राइकिंग फोर्स क्या, हैमर हेड बहुत छोटा सा होता है, इसी तरीके से कोई बड़ा ऑब्जेक्ट हो जिसका स्ट्राइकिंग फोर्स ज्यादा हो, तो वहां पे आपको कम्युनेटेड फ्रैक्चर या स्पाइडर वेब टाइप का फ्रैक्चर देखने को मिल सकता है। नेक्स्ट आता है गटर फ्रैक्चर, है ना। अब गटर फ्रैक्चर को कैसे आप पहचानेंगे, बहुत आसान है।
गटर देखा है नॉर्मली ना। तो कुछ नहीं, मान लीजिए खोपड़ी पे कहीं पे फ्रैक्चर हुआ और उस वो जो पूरा पार्ट था जो फ्रैक्चर्ड एरिया था, मान लीजिए यही बोन थी, इसको निकाल दीजिए पूरी, यहाँ से ये हट गई। अब हमें क्या दिख रहा है, अंदर का ड्यूरा मैटर, या यूं कह लीजिए कि जो ब्रेन का पार्ट है वो हमें दिखना शुरू हो जाए जब, यानी जो पार्ट था स्कल का वो वहां से पूरी तरीके से रिमूव्ड हो गया। तो अब हम उसे क्या कहेंगे, गटर फ्रैक्चर कहेंगे, यानी जो बोन की पूरी थिकनेस है वो पूरी की पूरी वहां से हट गई है, रिमूव हो गई है। ठीक, तो इसको हम कहते हैं गटर फ्रैक्चर। फर्दर आइए, रिंग फ्रैक्चर ना। अब ये भी जो है रिंग फ्रैक्चर होता है, ये एक टाइप का फिशर फ्रैक्चर ही है। और आमतौर से जो रिंग फ्रैक्चर है ये कहाँ पे देखने को मिलता है, बेस ऑफ द स्कल पे। बेस ऑफ द स्कल पे अराउंड फोरामेन मैग्नम, है ना। तो रिंग फ्रैक्चर के बारे में बस ये दो लाइन जरूर याद होना चाहिए, कहाँ पे देखने को मिल रहा है हमें, बेस ऑफ द स्कल पे अराउंड फोरामेन मैग्नम। तो एक पार्ट से मतलब एक तरफ से दूसरी तरफ तक ये एक सीधी लाइन में, एक लीनियर लाइन में ये रन करता है। यूं कह लीजिए कि रनिंग फ्रॉम द सेलर टर्सिका, और दोनों तरफ ये ना, एक तरफ से दोनों जो पोस्टीरियर फोसा होते हैं उनको ये ज्वाइन करता हुआ निकल जाता है। तो इसके नतीजे में आमतौर से ये कोई बहुत ऊपर से गिर गया, कोई हाइट उसकी बहुत ज्यादा थी, वहां से अगर उसका फॉल हो रहा है तो रिंग फ्रैक्चर हो सकता है। बल्कि इसमें दो और मैकेनिज्म बहुत अच्छे दिए गए। एक तो ये है कि कोई अगर बहुत ऊंचाई से गिर रहा है तो बजाय वो सर के बल गिरने के, अगर वो कहाँ पे फॉल कर रहा है, फॉल ऑन फीट, पैरों गिर रहा है, ऐसे नॉर्मल सीधा वो गिर रहा है, लेकिन इतनी ऊंचाई से गिर रहा था कि जो स्ट्राइकिंग फोर्स था वो यहाँ से होते हुए, शेयर होते हुए वो कहाँ पे पहुंच गया, बेस ऑफ द स्कल पे, वहां पे जाके उसने फ्रैक्चर काज कर दिया। तो फॉल ऑन फीट या फॉल ऑन बटक्स, उसके नतीजे में ये रिंग फ्रैक्चर हो सकता है ना। फॉल ऑन फीट या फॉल ऑन बटक्स, तो वहां से जो फोर्स होता है वो ट्रेवल करता हुआ कहाँ, बेस ऑफ द स्कल पे पहुंच जाता है और फ्रैक्चर वहां पे काज करता है, अराउंड फोरामेन ऑफ मैग्नम। बहुत कॉमन नहीं है। और कभी कभी ये भी होता है कि जो स्कल होता है ये स्पाइन से पूरी तरीके से अलग हो जाता है इसी रिंग फ्रैक्चर के नतीजे में। फिर आता है डायस्टेसिस और सुचरल फ्रैक्चर। बस इसमें क्या है, नाम में ही दिख गया आपको, सुचरल फ्रैक्चर या डायस्टेसिस फ्रैक्चर। कुछ नहीं है, बस सीधी सी बात है कि जो सूचर की लाइन होती है, अलोंग द लाइन ऑफ द सूचर फ्रैक्चर अगर हमें देखने को मिल रहा है तो उसको हम कहते हैं सूचरल फ्रैक्चर या डायस्टेसिस फ्रैक्चर। और आमतौर से ये जो होता है ये बच्चों में देखने को ज्यादा कॉमन है ना, यंग चिल्ड्रन में डायस्टेसिस या सुचरल फ्रैक्चर बहुत कॉमन होता है। नेक्स्ट जो फ्रैक्चर है, काउंटर कूप फ्रैक्चर। अब इसके बारे में दो तीन लाइन अभी हम आगे डिफरेंशिएट करेंगे, कूप और काउंटर कूप फ्रैक्चर्स के बारे में, कि ये किस तरीके का फ्रैक्चर होता है। बेसिकली जो काउंटर कूप फ्रैक्चर्स होता है, इसमें चोट मान लीजिए, अब वही फिर से इसका लेख बनाइए, चलिए, है ना। ये मान लीजिए स्कल है, चोट कहाँ पे लगी, यहाँ पे, मान लीजिए बैक ऑफ द या ऑक्सीपिटल रीजन जो है वहां पे चोट लग रही है, या कोई इस तरीके से गिरा कि वो अपने उस पे जो चोट लगी, या हेड जो है ऑक्सीपिटल एरिया जो था वो पहले जो है जमीन से टकराया बहुत जोर से, चोट लगी ऑक्सीपिटल रीजन पे, लेकिन आपको फ्रैक्चर और हिमेटोमा वो कहाँ पे देखने को मिल रहा है, फ्रंटल एरिया में। कहाँ पे, यहाँ पे फ्रंटल एरिया में। और चोट कहाँ पे लगी, यहाँ पे लगी थी। तो इस तरीके से यानी चोट कहीं और लगी और उसका जो है पूरा जो रिजल्ट है वो कहीं और पे देखने को अगर हमें मिल रहा है, फ्रैक्चर कहीं और पे दूसरी जगह पे देखने को मिल रहा है, तो उसको कहा जाता है काउंटर कूप फ्रैक्चर्स ना, काउंटर कूप फ्रैक्चर्स। फिर आता है ब्लो आउट फ्रैक्चर ना। अब यहाँ पे ब्लो आउट फ्रैक्चर आमतौर से जो है जो आर्बिट्स होते हैं यहाँ पे बहुत कॉमन है। जैसे अभी हमने पांडा आइस पढ़ा था ना, तो वो भी जो है एक ब्लो आउट फ्रैक्चर की मिसाल है, एक अच्छा एग्जांपल है। होता क्या है कि कोई ब्लंट ट्रॉमा इंजरी हो रही है कहाँ पे, आइस पे, आइस पे सामने की तरफ से किसी ने आइस पे
चोट पहुंचाई, तो जाहिर सी बात है कि वहां से फोर्स जो है वो ट्रांसमिट होता है, कहाँ तक पहुंचता है, जो बोनी आर्बिट है, यानी जो पूरा आर्बिट है वहां पे पहुंचता है, जिससे जो आर्बिटल वाल्स होते हैं उनका फ्रैक्चर हो सकता है। तो बेसिकली इसको कहा जाता है ब्लो आउट फ्रैक्चर ना। और एक तरीके से कह लीजिए कि जो मैक्सिलरी बोन होती है या मैक्सिलरी एंट्रम होता है, जब उस पे हम अ, उसका रेडियोग्राफ करते हैं या एक्सरे करते हैं, इसी ब्लो आउट फ्रैक्चर में बात कर रहा हूँ, एक साइन देखने को मिलती है जिसको हम टीयर ड्रॉप साइन कहते हैं। टीयर ड्रॉप साइन बेसिकली ये जो मैक्सिलरी एंट्रम होता है वहां पे देखने को मिलती है, जस्ट उसके एबव। और रेडियोलॉजिकली ये सीन होती है ब्लो आउट फ्रैक्चर में। फिर एक आता है बेसिलर फ्रैक्चर। बेस ऑफ द स्कल अगर कमजोर है ना, तो अगर मान लीजिए कि बेस ऑफ द स्कल पे थोड़ी सी भी चोट लगी, तो उससे बेसिलर फ्रैक्चर हो जाएगा। अब इसमें एंटीरियर क्रेनियल फोसा का फ्रैक्चर हो सकता है, मिडिल क्रेनियल फोसा का फ्रैक्चर हो सकता है, या पोस्टीरियर क्रेनियल फोसा का फ्रैक्चर हो सकता है। तीनों हो सकता है बेसिलर फ्रैक्चर में। एंटीरियर, मिडिल या पोस्टीरियर क्रेनियल फोसा का फ्रैक्चर जो है वो हो सकता है, तीनों के तीनों हो सकते हैं बैचलर फ्रैक्चर में। फिर आता है हिंग या ट्रांसवर्स फ्रैक्चर। हिंग या ट्रांसवर्स फ्रैक्चर में क्या होता है, ये जो इस तरीके का फ्रैक्चर, ये भी जो फ्रैक्चर है ये बेस ऑफ द स्कल पे ही होता है। और ये जो फ्रैक्चर होता है इसमें एक चीज जरूरी है, एक चीज इंपॉर्टेंट है, कि ये पूरे स्कल को स्प्लिट कर देता है। स्कल को क्या करता है, स्प्लिट कर देता है ट्रांसवर्स फ्रैक्चर में। तो स्कल इस तरीके से मान लीजिए, अब स्कल का अंदर वाला यानी फोरामेन मैग्नम से एक साइड से चलता हुआ दूसरी साइड तक ये जो है इसने स्प्लिट कर दिया, इस तरीके का फ्रैक्चर होता है ट्रांसवर्स फ्रैक्चर। तो जिसके नतीजे में देखेंगे कि अगर मान लीजिए जैसे होती है हड्डी नहीं होती है थोड़ा सा ऊपर नीचे होती है, तो ऐसे ही है, या यूं कह लीजिए कि जब कोई आपसे पूछा आपका बोलने का मन ना हो, तो हम नहीं बस क्या करते हैं, हाँ या ना में जब नोडिंग करना शुरू कर देते हैं, सर को ऊपर नीचे करना शुरू कर देते हैं ना, जस्ट लाइक ए हिंग उसको हम कहते हैं। तो इसको कहा जाता है नोडलिंग फेस साइन। नोडलिंग फेस साइन यानी बस जो है जो फेस है वो टू एंड फ्रो उसका मूवमेंट अपने आप होना शुरू हो जाए, ड्यू टू स्प्लिट, स्प्लिटिंग के नतीजे में या ट्रांसवर्स फ्रैक्चर के नतीजे में। तो जो बेस है स्कल का, जो बेस है वो स्प्लिट हो जाता है पूरा दो पार्ट में, तो उसको हिंग या ट्रांसवर्स फ्रैक्चर कहते हैं ना। और इसमें ये साइन देखने को मिलती है नोडलिंग फेस साइन, अपने आप जो है सर टू एंड फ्रो मूवमेंट करना शुरू कर देता है, यानी जो हम नोडिंग करते हैं हाँ या ना में, तो उस तरीके से इसकी नोडिंग हमें देखने को मिलती है। ठीक, अब इसी में कुछ चीजें और है, जैसे एक कंपाउंड स्कल फ्रैक्चर। अब कंपाउंड स्कल फ्रैक्चर तब कहेंगे जब स्कल फ्रैक्चर और साथ में क्या हो, स्काल्प का लेसरेशन हो ना। कंपाउंड स्कल फ्रैक्चर यानी फ्रैक्चर भी और साथ में लेसरेशन भी देखने को हमें मिले, तो उसको हम कहते हैं कंपाउंड स्कल फ्रैक्चर। सेकेंड चीज, ग्रोइंग स्कल फ्रैक्चर। अब ग्रोइंग स्कल फ्रैक्चर, फ्रैक्चर तो हो गया लेकिन वो ग्रो क्यों कर रहा है, ग्रो इस वजह से कर रहा है कि ये जो होता है लीनियर फ्रैक्चर होता है जिसमें ड्यूरा मैटर का टीयर हो जाता है। ड्यूरा मैटर का टीयर जब होने लगता है तो उसी के फ्रैक्चर के जो एरिया है वहां से लेप्टोमेनिंजीज हर्निएट करना शुरू कर देती है। जब लेप्टोमेनिंजीज हर्निएट करेंगे तो लेप्टोमेनिंजीज में आपने पढ़ा होगा रेफरेंस वालेजात के पहले पेज पे, कि इन्हीं लेप्टोमेनिंजीज के बीच में क्या चीज रन करता है, CSF। सीएसएफ। तो सीएसएफ क्या करेगा, वो भी लेप्टोमेनिंजीज के साथ हर्निएट करके बाहर की तरफ आएगा। तो जाहिर सी बात है कहीं पे भी आपने हर्निया देखा होगा तो वहां पे क्या करता है, जब हर्निया या कोई पार्ट जो है एब्डामिन का वो बाहर निकलता है, मान लीजिए एब्डामिनल हर्निया है, इंग्विनल हर्निया ले लीजिए या अम्बलाइकल हर्निया, तो वो क्या करती है, वो ग्रो करना शुरू करती है, वो उसका जो एरिया है वो बढ़ना शुरू हो जाता है, जैसे जैसे जो एब्डामिनल पार्ट है वो उससे उस एरिया से वो बाहर निकलना शुरू कर देता है। तो सेम कंडीशन यहाँ पे भी डेवलप होती है, लेप्टोमेनिंजीज के साथ ही साथ सीएसएफ जो है वो प्रेशर के साथ बाहर की तरफ वो इंक्रीज करना शुरू कर दे, जिससे जो फ्रैक्चर है वो इंक्रीज होता है, उसका साइज जो है वो इंक्रीज होना शुरू हो जाता है, तो इसको ग्रोइंग स्कल फ्रैक्चर का नाम दे दिया गया। अब एक चीज है हेलो और रिंग साइन, इसको थोड़ा सा रखिए, अभी इसको बता रहे हैं। एक चीज यहाँ बैटल साइन। बैटल साइन यानी ब्रूजिंग बिहाइंड द ईयर अपीयरिंग 36 आवर आफ्टर हेड इंजरी। आपने बैटल साइन देखी होगी, बैटल साइन बहुत कॉमन है, खास तौर से जो कांटेक्ट स्पोर्ट्स में होता है। कांटेक्ट स्पोर्ट्स बोले तो सबसे कॉमन बैटल साइन जो देखने को मिलती है हमें बॉक्सर्स में,
बॉक्सर्स में आपने देखा होगा पंच कहाँ पे सबसे ज्यादा लगते हैं, बिहाइंड द ईयर, है ना, सबसे ज्यादा यहीं पे पंचेस लगते हैं। तो कंटिन्यूअसली रिपीटेड ट्रामा के नतीजे में ब्लड जो है वहीं पे एक्स्ट्रा वेसेट होता है या जमा होना शुरू हो जाए, कुमुलेट होने लगता है। तो उसके नतीजे में यूजुअली जब इंजरी होती है उस वक्त तो कुछ नहीं पता चलता, लेकिन 1 से 1.5 दिन के बाद वो पूरा एरिया जो है वो पर्पलिश कलर का या ब्लूइश कलर का हो जाता है बिहाइंड द ईयर, या यूं कह लीजिए रेट्रो आरिकुलर पार्ट जो होता है ना, ये इस तरीके से ड्यू टू रिपीटेड ट्रामा, ड्यू टू रिपीटेड ट्रामा। और हो सकता है कि ये जो बैटल साइन हो इसमें कभी कभी ये भी होता है कि जो मिडिल क्रेनियल फोसा है उसका फ्रैक्चर हो जाए। मिडिल क्रेनियल फोसा का फ्रैक्चर हो जाए तो उसमें बैटल साइन देखने को मिलती है, बहुत कॉमन है। और यूजुअली जो है हेड इंजरी के 36 आवर्स के बाद ये अपीयर होती है या डेवलप होती है। अब इसमें देखिए अगर मिडिल क्रेनियल फोसा का फ्रैक्चर हुआ तो दो क्रेनियल नर्व बहुत कॉमनली इन्वॉल्व हो जाती है। कौन कौन सी क्रेनियल नर्व की इंजरी होगी इसमें? क्रेनियल नर्व 7 एंड 8, है ना, ये जरूर इंजर्ड हो जाएंगी अगर मिडिल क्रेनियल फोसा का फ्रैक्चर हुआ है तो मिडिल बैटल साइन रिलेटेड टू मिडिल क्रेनियल फोसा फ्रैक्चर, और मिडिल क्रेनियल फोसा फ्रैक्चर के नतीजे में 7th और 8th क्रेनियल नर्व ये भी इंजर्ड हो सकती है, इसकी भी इंजरी देखने को हमें मिल सकती है। अब आइए हेलो आर रिंग साइन ना, हेलो आर रिंग साइन बेसिकली जो होता है जब कहीं पे फ्रैक्चर होता है तो अगर मान लीजिए कि इंटरनल जो मेनिंजीज हैं, लेप्टोमेनिंजीज कह लीजिए, अगर इनका भी टीयर हो गया तो सीएसएफ भी वहां से आएगा, सीएसएफ भी आएगा। तो जब सीएसएफ निकलता है तो ब्लड के साथ वो मिक्स हो जाता है, ब्लड के साथ क्या करता है, मिक्स हो जाता है। तो ऐसे में जो लीक है उसका पता नहीं चल पाता कि सीएसएफ का लीक हो रहा है या नहीं हो रहा है, ब्लड के साथ अगर वो मिक्स हो गया ना तो वहां पे लीकिंग नहीं पता चलती। तो इसको कैसे करते हैं, इसको चेक करने के लिए यही एक पूरा प्रोसीजर है जिसमें अगर सीएसएफ जो है ब्लड के साथ मिक्स है तो उसको क्या करते हैं, एक फिल्टर पेपर पे रखते हैं। फिल्टर पेपर पे जैसे ही सीएसएफ मिक्स ब्लड आप रखेंगे तो वहां पे एक पूरा हैलो या एक रिंग की शेप जो है वो अपीयर होना शुरू हो जाती है। किस पे, फिल्टर पेपर पे, फिल्टर पेपर पे। तो इसको कहा जाता है हेलो आर रिंग साइन। बेसिकली ये क्या बताता है कि अगर हेड इंजरी है तो इसमें जो है सीएसएफ भी ब्लड के साथ मिक्स है हेलो आर रिंग साइन में। तो आमतौर से हेलो और रिंग साइन का यूज कहाँ पे किया जाता है, टू डायग्नोज सीएसएफ राइनोरिया, सीएसएफ राइनोरिया को डायग्नोज करने के लिए ये बहुत अच्छा साइन है, रिंग साइन या हेलो साइन। एक फिल्टर पेपर पे ब्लड और सीएसएफ दोनों का मिक्सचर है उसको उस पे रख देंगे तो एक हेलो साइन या एक रिंग शेप अपीयरेंस वहां पे देखने को हमें मिलती है, तो उसको हेलो साइन कहा जाता है या रिंग साइन कहा जाता है। बेसिकली ये सीएसएफ राइनोरिया को डायग्नोज करने के लिए किया जाता है। अब ये और भी तरीके हैं जिससे सीएसएफ राइनोरिया को डायग्नोज किया जाता है, किसको, सीएसएफ, ये बस 3 नाम याद रखिएगा सीएसएफ राइनोरिया को डायग्नोज करने के लिए। नंबर 1 क्या है, हेलो साइन, इसके नतीजे में भी हमें पता चल जाएगा कि सीएसएफ लीक हो रहा है या नहीं हो रहा है। दूसरा ग्लूकोज एस्टिमेट कर लेंगे सीएसएफ का, ग्लूकोज एस्टिमेशन कर लेंगे। और थर्ड जो है इम्यूनो इलेक्ट्रोफोरेसिस, ये 3 टेक्निक हैं जिससे सीएसएफ राइनोरिया को डायग्नोज किया जाता है। ठीक, हेलोसाइन, ग्लूकोज एस्टिमेशन एंड इम्यूनो इलेक्ट्रोफोरेसिस, ये 3 तरीके हैं सीएसएफ राइनोरिया को डायग्नोज करने के लिए। अब इसी में कुछ चीजें और है, एक एक लाइन की है, लिख लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। लाइक सीएसएफ राइनोरिया किसकी वजह से ये डेवलप होता है, सीएसएफ राइनोरिया, तो ड्यू टू फ्रैक्चर ऑफ क्रिब्रिफॉर्म पैलेट, ये फ्रैक्चर का साइन है ना, जो ये है साइन है ये फ्रैक्चर का साइन है, फ्रैक्चर ऑफ क्रिब्रिफॉर्म पैलेट। अगर क्रिब्रिफॉर्म पैलेट का फ्रैक्चर हो गया तो सीएसएफ राइनोरिया डेवलप हो जाता है। अब एक चीज और आती है इसी से मिलती जुलती, दैट इज सीएसएफ ओटोरिया, सीएसएफ ओटोरिया ये कैसे डेवलप होती है,
इट डेवलप्स ड्यू टू फ्रैक्चर ऑफ पेट्रस टेम्पोरल बोन। पेट्रस टेम्पोरल बोन के फ्रैक्चर में सीएसएफ ओटोरिया डेवलप होता है, और क्रिब्रिफॉर्म पैलेट के फ्रैक्चर में सीएसएफ राइनोरिया डेवलप होता है। ठीक। अब इसके बाद आइए वो कूप और काउंटर कूप इंजरी। तो इसके लिए एक ये फिगर पहले इससे समझ है ना। देखिए बेसिक डिफरेंस क्या है कूप और काउंटर कूप एनर्जी में, इंजरी में, कि जो साइट होती है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। कूप इंजरी में जहां पे इंपैक्ट हो रहा है, जहां पे ट्रामा हो रहा है, वहीं पे फ्रैक्चर होगा या वहीं पे इंजरी डेवलप होगी। और काउंटर कूप इंजरी में क्या होता है, जहां पे इंपैक्ट होता है उसके अपोजिट साइड में इंजरी डेवलप होती है। जहां पे इम्पैक्ट हो रहा है उसके अपोजिट साइड में अगर इंजरी डेवलप हो रही है तो उसको हम काउंटर कूप एनर्जी कहते हैं, और इंजरी कहते हैं। और कूप इंजरी में क्या होता है, एट द साइट ऑफ इम्पैक्ट वहीं पे इंजरी डेवलप हो रही है, दैट इज कूप इंजरी। अब सीवियरिटी कह लीजिए या पहले यूं कह लीजिए कि जो मोशन हो रहा है, बॉडी मूव कर रही है या नहीं। अगर स्टेटिक है, कोई बॉडी खड़ी है, सामने से खड़ी है, अगर मान लीजिए उस पर किसी राड से आपने कोई आदमी खड़ा है, उस पे किसी राड से आपने उसको चोट पहुंचा दी, राड है सामने उसके फोरहेड पे लगा, तो जो इंजरी होगी कहाँ पे होगी, फोरहेड पे होगी। और मान लीजिए वो आदमी खड़ा था और अचानक से वो क्या हुआ, कॉन्शियसनेस उसकी चली गई और वो गिर गया। तो जब वो गिर रहा है तो अब वो जो उसका ऑक्सीपिटल एरिया है, ये ऑक्सीपिटल ये पॉइंट ऑफ इम्पैक्ट हो जाए। क्यों? क्योंकि ये पीछे की तरफ से गिरा, कहाँ पे, रोड पे गिरा। तो पॉइंट ऑफ इम्पैक्ट ये है, प्राइमरी फ्रैक्चर होगा थोड़ा सा, लेकिन इसके नतीजे में ड्यू टू सक्शन एंड वैक्यूम एक लार्जर एरिया जो एंटीरियर पार्ट का है ना, वहां पे भी फ्रैक्चर और हिमेटोमा डेवलप हो सकता है। तो अगर अपोजिट साइड में फिर से इंजरी डेवलप हो गई प्राइमरी इंपैक्ट के नतीजे में, तो उसको कहा जाता है काउंटर कूप ब्रेन इंजरी। और यूजुअली क्या होता है कि मूविंग हेड जो है, जब वो एक स्टेटिक सरफेस से जब वो स्ट्राइक करता है, स्टेटिक सरफेस में ले लीजिए, फ्लोर ले लीजिए, रोड ले लीजिए, कुछ भी ले लीजिए, जब वो वहां पे स्ट्राइक करता है तो उसके अपोजिट साइड में इंजरी डेवलप हो जाती है, जिसको काउंटर कूप इंजरी कहते हैं। और जो कूप इंजरी है, इसमें हेड जो होता है फिक्स्ड होता है, अपनी जगह पे मौजूद होता है, ये मूव नहीं करता है ना। सिवियरिटी ऑफ इंजरी, कूप इंजरी जो होती है वो माइल्ड होती है, लेकिन काउंटर कूप इंजरी जो सीवियर, क्यों काउंटर कूप क्यों सीवियर होती है, क्योंकि जो प्राइमरी इंपैक्ट इंजरी होती है वो बहुत छोटी जगह पे होती है, उसे पता नहीं चलता। लेकिन अपोजिट डायरेक्शन में क्या होता है, बहुत बड़ा हिमेटोमा डेवलप हो सकता है जो हमें नहीं दिख रहा है। तो यूजुअली जो काउंटर कूप इंजरी होती है वो बहुत सीवियर होती है। और प्रोसीजर क्या है, डायरेक्ट इंपैक्ट अगर ब्रेन पे पड़ रहा है, कूप इंजरी यानी जहां पे इंपैक्ट हो रहा है वहीं पे फ्रैक्चर हो जाए, वहीं पे हेमरेज हो जाए, तो वो क्या है, कूप इंजरी है। लेकिन ये जो काउंटर कूप एनर्जी होती है, ये ड्यू टू सक्शन फोर्स या वैक्यूम फोर्स अगेंस्ट द इम्पैक्ट ऑफ द फोर्स, यानी जिस डायरेक्शन में बॉडी गिर रही थी या गिरी, जो इम्पैक्ट पड़ा उसके अपोजिट डायरेक्शन में ये जाके डेवलप होती है ना। एक्सटर्नल इंजरी, कूप कूप इंजरी में तो एक्सटर्नल इंजरी प्रेजेंट होगी, जाहिर सी बात है, यहीं पे इंपैक्ट हो रहा है, यहीं पे हमें फ्रैक्चर और ब्लीडिंग देखने को मिलेगी। लेकिन काउंटर कूप इंजरी में क्या होता है कि एक्सटर्नल इंजरी ज्यादातर एब्सेंट होती है। एक्सटर्नल इंजरी क्या होती है, ज्यादातर एब्सेंट होती है, मोस्टली एब्सेंट होती है। हेड इन मोशन, ठीक है, हेड फिक्स्ड होगा तो कूप इंजरी होगी, और हेड अगर मोशन में होगा तो काउंटर कूप इंजरी। मोस्ट कॉमन साइट क्या है कूप इंजरी का, मान लीजिए ऑक्सीपिटल लोब है, पीछे की तरफ उसको चोट लगी, ठीक है। अगर हेड स्टेटिक था तो वहीं पे इंजरी डेवलप होगी। लेकिन वहां पे अगर मान लीजिए कि हेड जो होता है वो मूविंग हेड होता है, यानी वो गिर रहा होता है, वो स्ट्राइक करता है एक हार्ड सरफेस से, तो अब यहाँ पे जो काउंटर कूप इंजरी जो डेवलप होगी वो कहाँ पे होगी, यूजुअली फ्रंटल पे होगी या टेम्पोरल पे। टेम्पोरल पे किस उसमें हो सकती है कि अगर वो साइड से गिर रहा है, फॉल कर रहा है क्या, किसी एक साइड से, लेफ्ट या राइट साइड से अगर वो फॉल कर रहा है, तो जिस साइड को फॉल करेगा उसके अपोजिट टेम्पोरल बोन पे हमें फ्रैक्चर या ब्लीडिंग देखने को मिलेगी, हेमेटोमा वहां पे डेवलप होगा। तो यूजुअली काउंटर कूप इंजरी जो होती है वो अपोजिट टू द पॉइंट ऑफ इम्पैक्ट वहां पे डेवलप होती है। फिर आता है ब्रेन इंजरी, फिर आती है एक ब्रेन इंजरी। अब ब्रेन इंजरी को हम ट्रॉमेटिक ब्रेन इंजरी ही कहते हैं। और आमतौर से ये जो ब्रेन इंजरी होती है यूजुअली बाय मोटर व्हीकल एक्सीडेंट या किसी असल्ट के नतीजे में, या फिर कोई बहुत ऊंचाई से गिर जाए फाल के नतीजे में, या रोड पे ही गिर गया हो चलते चलते, तो ये सारी चीजें जो ब्रेन इंजरी के अंदर आती हैं। अब ब्रेन इंजरी है, ये माइल्ड भी हो सकती है, मॉडरेट भी हो सकती है, सीवियर भी हो सकती है। अब एक चीज याद रखिएगा, जो ब्रेन इंजरी होती है, ब्रेन इंजरी में ही एक टर्म और यूज होता है जिसको हम कहते हैं कंकशन।
कंकशन बेसिकली क्या होता है? ब्रेन की इंजरी हुई, ब्रेन उसके नतीजे में फिजियोलॉजिकल फंक्शन जो ब्रेन का है वो डेड हो जाए, यानी वो काम करना बंद कर दे, तो उसको हम कहते हैं कंकशन। अब कंकशन जो होता है ये टेम्परेरी भी हो सकता है, ये परमानेंट भी हो सकता है। और परमानेंट हुआ तो उसके नतीजे में ब्रेन ब्रेन स्टेम डेड, और पेशेंट जो है वो या जो पर्सन है उसकी डेथ भी हो सकती है। ठीक, तो ब्रेन इंजरी की अगर हम बात करें तो सबसे अच्छा जो इसका प्रोग्नोस्टिक इंडिकेटर है ब्रेन इंजरी या हेड इंजरी का, बेस्ट प्रोग्नोस्टिक इंडिकेटर, यानी ये बताता है कि इंजरी जो है वो माइल्ड है, मॉडरेट है या सीवियर है। तो हेड इंजरी की बात हम करें, इसका सबसे अच्छा प्रोग्नोस्टिक इंडिकेटर क्या होगा? इसका फुल फॉर्म किसी को पता है? जीसीएस। हाँ, ग्लासगो कोमा स्केल। ठीक है, ये सबसे अच्छा इंडिकेटर है कि प्रोग्नोसिस कैसी रहेगी, बैड रहेगी या अच्छी रहेगी। अब यूजुअली इसकी जो स्कोरिंग होती है वो 3 to 15, 3 से 15 तक की स्कोरिंग होती है। और अगर स्कोर टोटल लेस देन 8 आ रहा है, 8 से कम आ रहा है, तो हेड इंजरी क्या है? बहुत सीवियर है, बहुत सीवियर है। अगर वो 9 to 12 आ रहा है स्कोर, तो मॉडरेट इंजरी है। और अगर मान लीजिए 13 से 15 के बीच का स्कोर है, तो माइल्ड इंजरी है। ठीक, तो इस तरीके से इसको क्लासिफाई किया जाता है ग्लासगो कोमा स्केल को हेड इंजरी से रिलेटेड, है ना। अब इसको दो तरीके से हम डिवाइड करते हैं, प्राइमरी ब्रेन इंजरी या सेकेंडरी ब्रेन इंजरी। प्राइमरी ब्रेन इंजरी क्या है? काज्ड एट द टाइम ऑफ इम्पैक्ट, यानी जब चोट लगी उसी वक्त जो इंजरी हो गई, दैट इज प्राइमरी ब्रेन इंजरी। सेकेंडरी ब्रेन इंजरी, मान लीजिए कि प्राइमरी इंजरी 2-4 दिन पहले हुई थी, उसके बाद में आफ्टर 24 आवर्स, 48 आवर्स जो है, ब्रेन में जो डैमेज हुआ था उसके साइन एंड सिम्टम्स अब देखने को मिले। यानी मान लीजिए 2 दिन पहले किसी का एक्सीडेंट हुआ था, रोड पे वो गिर गया था और वो फिर चलता फिरता अपने घर आ गया, लेकिन 2 दिन बाद वो क्या कर, वर्टाइगो, डिजीनेस, गिडिनेस, वॉमिटिंग, सीवियर हेडेक, इन सब की कंप्लेन करने लगा। दैट मीन्स क्या, ब्रेन डैमेज हुआ था कब? 2 दिन पहले के एक्सीडेंट में, और सिम्टम्स अब आना शुरू है। तो इसको कहा जाता है सेकेंडरी ब्रेन इंजरी। तुम क्या कहते हैं? सेकेंडरी ब्रेन इंजरी। फर्दर अब इसी में सेरेब्रल कंकशन की बात कर लेते हैं। बेसिकली ये क्या होता है कि कोई ट्रॉमेटिक इवेंट हुआ, ब्रेन इंजरी हुई, है ना, उसके नतीजे में जो फिजियोलॉजिकल फंक्शन था ब्रेन का वो डिसरप्ट हो जाए, वो काम करना छोड़ दे, है ना। यानी फिजियोलॉजिकल डिसरप्शन ऑफ ब्रेन फंक्शंस एज अ रिजल्ट ऑफ एनी ट्रॉमेटिक इवेंट, कोई ट्रॉमा हुआ उसके नतीजे में, है ना। क्या क्या इसके फीचर्स होते हैं? अल्टरेशन ऑफ मेंटल स्टेट, लॉस ऑफ मेमोरी या फोकल न्यूरोलॉजिकल डेफिसिट, ये सारे इसके क्या हैं? फीचर्स हैं ना। अब यूजुअली जो सेरेब्रल कंकशन होता है रिजल्ट फ्रॉम एक्सीलरेशन या डिसलेरेशन ऑफ हेड, या तो बहुत तेजी के साथ हेड जो है वो बहुत आगे चला जाए या फिर बहुत स्लो हो जाए, है ना, मूवमेंट उसका। तो उसके नतीजे में, और अभी अगर कंकशन की बात करें, जो लोग क्रिकेट से दिलचस्पी रखते होंगे, एक वाकया हुआ था जो उसके बाद से क्रिकेट में अगर हेड पे किसी को भी चोट लगती है तो मैंडेटरी कंकशन टेस्ट किया जाता है। बेसिकली उससे क्या पूछा जाता है कि वो प्रेजेंट में मौजूद है कि नहीं है, उसे उसे जो प्रिसीडिंग इवेंट्स होते हैं उसी के बारे में पूछा जाता है। क्यों? क्योंकि सेरेब्रल कंकशन की एक चीज और बहुत इंपॉर्टेंट फीचर, एमनेजिया, चीजें भूलने की आदत हो जाती है। बोल तो रहेगा लेकिन उसके बाद वो भूल जाएगा, तो इसीलिए कंकशन टेस्ट किया जाता है। फिर एक चीज ये क्रोनिक ट्रॉमेटिक इंसेफेलोपैथी, ये थोड़ा सा अलग टाइप की एंटिटी है, इसको एक अलग पेज पे देखेंगे। अब इसी में सेरेब्रल कंकशन के नतीजे में, सेरेब्रल कंकशन को ही अगर हम कहें, इट रिजेंबल्स लाइक ड्रंकेननेस, जैसे नहीं कोई शराबी होता है, पीने के बाद उसे कुछ नहीं पता होता, आगे चल रहा है, पीछे चल रहा है, दाएं चल रहा है, उसे कुछ नहीं एहसास होता। तो जस्ट लाइक दिस सेरेब्रल कंकशन उसी से मिमिक करता है। तो अगर कोई पूछे कि सेरेब्रल कंकशन किससे रिजेंबल्स करता है, तो इट रिजेंबल्स लाइक ड्रंकेननेस, है ना, यानी शराबियों की तरह, यानी किसी ने शराब पी रखी है उसकी तरीके से इसकी रिजेंबलेंस होती है। और कंकशन जो होता है बहुत कॉमन होता है अमंग कांटेक्ट या कोलिजन स्पोर्ट्स जो होते हैं। कांटेक्ट स्पोर्ट्स या कोलिजन स्पोर्ट्स कौन कौन से हो सकते हैं? सबसे कॉमन जो कांटेक्ट स्पोर्ट है वो बॉक्सिंग का है। कोलिजन स्पोर्ट में आप ले लीजिए फुटबॉल, फुटबॉल जो है, जो कोलिजन बार बार जो प्लेयर्स होते हैं ये कोलाइड होते रहते हैं, तो इनमें जो है ये
बहुत कॉमन है। अब मान लीजिए किसी को रिपीटेड अगर बार बार इस तरीके का कंकशन हो रहा है, स्मॉल कंकशन या हल्का कंकशन कंटिन्यूअसली बार बार हो रहा है, लाइक इन बॉक्सर्स, कंटिन्यूअस हो रहा है, तो एक वक्त ऐसा आता है कि वो चीजें जो है एकदम आउट ऑफ कंट्रोल, या यूं कर लीजिए वो भूल जाते हैं हर एक चीज। और बाद में उनको स्पोर्ट्स से हटने के बाद उन्होंने मान लीजिए रिटायरमेंट ले ली, उसके बाद कहीं जाके इसका जो फीचर्स हैं वो डेवलप होना शुरू होते हैं। क्यों? क्योंकि उनको बार बार जो है कंकशन हो रहा था, चोट लग रही थी, सेरेब्रल इंजरी हो रही थी। तो उसी को कहा जाता है क्रोनिक ट्रॉमेटिक इंसेफेलोपैथी। अच्छा, एक चीज ये भी है क्रोनिक ट्रॉमेटिक इंसेफेलोपैथी, इसी का एक वेरिएंट ले लीजिए, एक बॉक्सर है बहुत लेजेंड है, कह लीजिए मोहम्मद अली। उनको भी बार बार ये कंकशन होता है क्योंकि चोट तो बहुत लगती थी। तो उनको बेसिकली क्या हो गया था, पार्किंसन डिजीज हो गई थी, ड्यू टू रिपीटेड ट्रामा, ड्यू टू रिपीटेड ट्रामा। और वो पार्किंसन डिजीज कब डेवलप हुई, जब वो रिटायरमेंट लेने के बाद, जब तक एक्टिव थे तब तक नहीं पता चली, लेकिन रिटायरमेंट के बाद वो इंजरी डेवलप हो गई थी। ठीक। अब इसमें फर्दर जो है मान लीजिए कंकशन, कंकशन का इल इफेक्ट क्या होता है, क्या क्या चीजें हमें देखने को मिलेगी कंकशन में, है ना? तो एक होता है पोस्ट ट्रॉमेटिक ऑटोमेटिज्म, जिसको हम कहते हैं ना। आमतौर से ये किससे एसोसिएट करती है? एमनेजिया से। एमनेजिया से मान लीजिए कोई एक्सीडेंट हुआ, एक्सीडेंट के बाद जो पेशेंट है या जो पर्सन है वो उठ खड़ा हुआ और वो बात भी कर रहा है, बात भी कर रहा है, जो कुछ उसने बताया उस वक्त ठीक था, लेकिन घर पहुंचते पहुंचते वो भूल गया कि उसका एक्सीडेंट भी हुआ था। उसे नहीं पता कि उसने वहां पे क्या बातें की थी ना। तो आफ्टर एन एक्सीडेंट द पेशेंट में स्पीक एंड एक्ट इन ए पर्पजिव मैनर, वो बात कर रहा है सही तरीके से, लेकिन बाद में वो उस चीज को भूल गया, उसे पता ही नहीं कि वो क्या कह के आया था वहां पे, या उसके साथ क्या हादसा हुआ था, वो पूरी तरीके से वो भूल चुका होता है। ठीक। इसको कहते हैं पोस्ट ट्रॉमेटिक ऑटोमेटिज्म। फिर आता है रेट्रोग्रेड एमनीजिया। रेट्रोग्रेड यानी पिछले वाकयात वो भूल जाए, लॉस ऑफ मेमोरी प्रिसीडिंग द इवेंट। और उसको जो ट्रामा हुआ, ट्रामा से पहले की जो उसकी मेमोरी थी वो पूरी की पूरी ब्लैंक हो जाए, तो उसको रेट्रोग्रेड एमनीजिया कहते हैं। सेरेब्रल कंकशन में ये भी देखने को मिलता है। फिर आता है एंटीग्रेड एमनीजिया, यानी लॉस ऑफ मेमोरी सब्सिक्वेंट टू द इवेंट, इवेंट हुआ, ट्रामा हुआ, इंजरी हुई, उसको इंजरी के बाद के जो वाकयात है वो पूरी तरीके से वो भूल जाए, उसके बाद उसे कुछ याद ही ना रहे, तो उसको एंटीग्रेड एमनीजिया कहते हैं। फिर है पोस्ट कंकशन सिंड्रोम। पोस्ट कंकशन सिंड्रोम जो होता है यूजुअली ऐसे लोगों में देखने को मिलता है जिनको चोट तो लगी और वो हेड इंजरी से पूरी तरीके से अभी वो उबर नहीं पाए थे, फिर से वो वर्क पे लौट आए, काम करने के लिए वो वापस लौट आए। तो जब बहुत जल्दी अगर कोई वर्क पे लौट आता है, तो ऐसे में ये पोस्ट कंकशन सिंड्रोम देखने को मिलता है। बेसिकली इसमें कुछ फीचर्स हैं, क्लिनिकल फीचर्स हैं जो डेवलप होते हैं। और हेडेक, वर्टाइगो ना, बार बार उसे क्या आएगा, चक्कर आएगा, उसे अपने आसपास की चीजें घूमती हुई महसूस आएगी। इसके अलावा जो है डिप्रेशन में रहेगा वो, है ना? और बहुत ज्यादा अटेंटिव भी नहीं रहेगा वो पर्सन ना। तो ये सारे फीचर डेवलप होते हैं, इसको कहा जाता है पोस्ट कंकशन सिंड्रोम। एंड लास्ट जो है सेकेंडरी इंपैक्ट सिंड्रोम। सेकेंडरी इंपैक्ट सिंड्रोम क्या होता है? पहला कंकशन हुआ था, पहली इंजरी हुई थी, उसमें जो पर्सन था वो अलाइव था, वो बच गया था ना, लेकिन अभी वो उससे पूरी तरीके से सही नहीं हो पाया था कि उसको दोबारा से फिर से कंकशन हो गया, और उस दोबारा के कंकशन के नतीजे में उसकी फौरन डेथ हो गई। तो उसको कहा जाता है सेकेंडरी इंपैक्ट सिंड्रोम, है ना। यानी पहला जो कंकशन हुआ था, अभी वो उससे ठीक भी नहीं हो पाया था कि दोबारा फिर से उसको कंकशन हो गया, और ड्यू टू सेकंड कंकशन उसकी रैपिड डेथ हो गई। दैट इज सेकेंडरी इंपैक्ट सिंड्रोम। अब इसमें आई क्रोनिक ट्रॉमेटिक इंसेफेलोपैथी जो है, इसको पहले क्या कहा जाता है, इसको पहले और भी कई सारे इसके नाम है। पंच ड्रंक सिंड्रोम, डिमेंशिया पिजिलिस्टिका, बक्सर इंसेफेलोपैथी ना। यूजुअली सबसे ज्यादा ये जो चीज देखने को मिली थी, क्रोनिक ट्रॉमेटिक इंसेफेलोपैथी बक्सर्स में ये देखने को मिली थी। कब? जब वो अपने कैरियर के एंड स्टेज पे थे, या उन्होंने अपना कैरियर खत्म कर चुके थे, रिटायरमेंट ले लिया था, उसके बाद इन्हें देखने को मिली थी। और ज्यादातर ये जो इंसेफेलोपैथी डेवलप हुई थी, ये बॉक्सर्स में और फुटबॉलर्स में देखने को मिली थी। और यूजुअली ये सबसे पहले नोटिस की गई थी अमेरिका में, अमेरिका में, है ना। और इसके साइन और सिम्टम्स क्या थे? जो स्पीड होती थी या जो रिफ्लेक्सेस, बॉक्सर्स में देखेंगे उनकी स्पीड और रिफ्लेक्सेस बहुत तेज होते हैं। तो ओवर द पीरियड ऑफ टाइम ड्यू टू रिपीटेड कंकशन, बार बार चोट लगने के नतीजे में जो उनका रिफ्लेक्सेस होता था, जो स्पीड होती थी, वो कम होती चली जा रही थी। इस पे असर आया ना, स्पीड एंड रिफ्लेक्सेस कैसे हो गए, स्लो हो गए, डिटोरिएट कर गए।
इसके अलावा जो इनका मूवमेंट, बॉडी मूवमेंट होता था, वो इनकोऑर्डिनेटेड होने लगा। इनकोऑर्डिनेटेड बॉडी मूवमेंट, स्पीड रिफ्लेक्सेस बेकार हो गए, इनकोऑर्डिनेटेड बॉडी मूवमेंट देखने को मिलने लगा। इसके अलावा मेमोरी लॉस, एमनेजिया, वो अपने ही इवेंट्स को भूलने लगे कि पास्ट में उन्होंने क्या किया था, कैसा किया था। वो ये सारी चीजें जो है वो भूलने लगे, है ना। और धीरे धीरे क्या हो गया, पूरी तरीके से डिमेंशिया यानी फुल्ली डिमेंशिया डेवलप हो जाता था। साथ ही साथ क्या होता था, ऑफन जो है पार्किंसन साइन जो होती है, पार्किंसोनियन साइन, जैसे मैंने मोहम्मद अली की बात बताई थी ना, बॉक्सर की, बाद में उसको क्या हो गया, पार्किंसनिज्म हो गया था। तो जो पार्किंसोनियन साइंस होते हैं, क्या क्या साइन है, एक तो अटैक्सिया है, यानी अनस्टेबल गेट। इसके अलावा है इंटेंशनल ट्रेमर्स, इंटेंशनल ट्रेमर्स, ब्रॉड बेस्ड गेट, यानी पैर बहुत फैला के दूर दूर रख के वो चलना शुरू कर देते। तो ये सारे पार्किंसन के फीचर, पार्किंसोनियन साइंस इसको कहते हैं। टैक्सिया है, इंटेंशनल ट्रेमर्स है, शफलिंग ब्रॉड बेस्ड गेट है, डिसआर्थरिया है, बोलने में उन्हें दिक्कत हो रही है। तो ये सारी चीजें हैं, ये लेटर स्टेज में बार बार रिपीटेड ट्रामा, रिपीटेड कंकशन के बाद में ये सारी चीजें डेवलप हो जाती हैं। ठीक, ये क्रोनिक ट्रॉमेटिक इंसेफेलोपैथी थी। तो ये एक पार्ट तो था जो स्कल से रिलेटेड था या हेड इंजरी से रिलेटेड था। ये हो गया। इसके बाद जो है शाम वाली क्लास में वो इंट्राक्रैनियल हेमेटोमा, इसको पढ़ेंगे।